Hello friends, in this session we will revise straight lines for our JEE Mains exams. So we will give you a brief overview of all the concepts on which question has been asked in JEE Mains. So हम पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे उसका, हर टॉपिक कवर करेंगे so that you can attempt every question from straight lines in your JEE Mains exam. So let's start with the session. पहला टॉपिक जो अपना स्ट्रेट लाइंस में है या फिर हम कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. सो वी ऑल नो डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर दो पॉइंट है आपके पास x1 y1 एंड b इज x2 y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस इज AB, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हैं A और B, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज दिस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा. तो हम अलजेब्रिकली सभी पूरी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये स्ट्रेट लाइन थी, इसकी लेंथ को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पता होता है ऑलरेडी. अगर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y. इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है. अगर ये y कोऑर्डिनेट है, सो डिस्टेंस ऑफ P PM फ्रॉम x एक्सिस इज मॉडुलस ऑफ y, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस से P, सो y एक्सिस सॉरी, Pn इट इज मॉडुलस ऑफ x. तो ये अगर P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये डिस्टेंस हमारा है मॉड ऑफ x नॉट x, और ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ y नॉट y. तो ये आप ये हमेशा याद रखें, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं. कोऑर्डिनेट्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव है, सेकंड में x नेगेटिव हो जाएगा. तो अब अगर कोई पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, से दिस इज द पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, तो मुझे पता है अल्फा इज नेगेटिव. तो अगर मैं A का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा, से इट इज m1, am1 कितना होगा, व्हाट विल बी am1 विल बी मॉडुलस ऑफ बीटा. और इसका अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, से दिस an1 हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा. सो डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए आप मॉडुलस लेके चलें. तो जब भी अब आपको पॉइंट मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका डिस्टेंस लिख लेंगे. अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों एक्सिस से, x एक्सिस से और y एक्सिस से. सो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज मॉडुलस ऑफ y, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज मॉडुलस ऑफ x. तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और इसका यूज़ होता है बहुत खूब. इंटीग्रेशन में भी इसी का यूज होता है. सो आफ्टर डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है हम क्यों यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूले को. दो टाइप का है हमारे पास ये, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन में कैसे, कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, आपको दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है. A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक कोई तीसरा पॉइंट है C, जिसके विच इज डिवाइडिंग AB इन द रेशो m:n, दैट इज AC अपॉन BC इज m:n. तो अब अगर हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हो, C के कोऑर्डिनेट से x, y है, तो हमें फॉर्मूला आता है इसके लिए. x क्या होगा, x इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y होगा दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो दिस इज इंटरनल डिवीजन. C ने AB को इंटरनली डिवाइड कर दिया इन द रेशो m:n. तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, दैट इज आवर इंटरनल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, से अगेन हमारे पास दो पॉइंट है A और B. इस बार C जो होगा वो AB के बाहर होगा, इसी लाइन पर एक्सटर्नल टू AB, लाइन सेगमेंट AB के बाहर होगा. इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, सच दैट इट डिवाइड्स AB अगेन इन द सेम रेशो m:n.
दैट इज अभी भी ए सी अपॉन बी सी एम इज टू एन है, ए सी अपॉन बी सी इज एम इज टू एन। तो अब हमें अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने हो, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस का। इंटरनल डिवीजन में प्लस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई रहते हैं। m इस तरफ है, a की तरफ है, तो मल्टीप्लाई होता है x2 से, n b की तरफ है, सो मल्टीप्लाई होता है x1 से। सेम केसेस फॉर y1। सो दिस वाज आवर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आती है, यहाँ से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपली x1 प्लस एक्स2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। एक टर्म जो इंपॉर्टेंट आती है दैट इज हार्मोनिक कंजुगेट्स, हार्मोनिक कंजुगेट्स। हार्मोनिक कंजुगेट्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, ये गिवन है, ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू विच डिवाइड्स ए बी in the same ratio, that is AP upon PB is same as AQ upon BQ. So A and B are two fixed points, P and Q are two other points such that they divides AB in the same ratio, one internally and other externally. तो P ने AB को internally divide किया, किस रेशो में, से m/n में, ये रेशो में m/n ले लेते हैं। P डिवाइड्स AB इन द रेशो m/n इंटरनली, और Q ने डिवाइड किया AQ अपॉन BQ इज अगेन m/n एक्सटर्नली। दोनों ने P और Q ने AB को सेम रेशो में डिवाइड किया, देन P एंड Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट्स। P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू लाइन सेगमेंट AB। क्लियर? तो आप यहां से देखोगे, अगर डिस्टेंस की टर्म्स में आप बात करोगे, ए पी, ए बी एंड ए क्यू दे आर ऑलवेज इन एच पी, ये एक एच पी बनाएंगे आपके लिए। क्लियर है? ए पी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस एंड ए क्यू डिस्टेंस दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये डिस्टेंस हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पी दे आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर, तो एक अननोन कर देंगे, बाकी आपको निकालना है, तो आप देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बनेगा। सो सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड एक नई टर्म जो आप लोगों को पता चली दैट इज हार्मोनिक कंजुगेट, और ये एचपी में होते हैं। क्लियर है? सो ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए x1 y1, B is x2 y2 एंड C is x3 y3, ये ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इट विल बी हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट हमें लिखना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, और इसका मॉडुलस भी ले लें कि नेगेटिव पॉजिटिव डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, दिस इज द मॉडुलस। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, उसका मॉडुलस लो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है? तो अगर हमें 3 पॉइंट दिए हों ABC, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट को लीनियर है या नहीं है। टू चेक वेदर A, B, C are collinear और नॉट, तो हम क्या करें, ABC का एरिया निकालें। ABC से हमने माना कि ट्रायंगल बन रहा होगा, उस ट्रायंगल के एरिया निकालें। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर नॉन 0 आया दैट मीन्स ट्रायंगल बन रहा है, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। तो ये कंसेप्ट आप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। So this was the area of triangle in terms of Cartesian coordinates। उसके बाद हम लाइन का कंसेप्ट शुरू करते हैं। लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो लीनियर
equation in two variables. Linear equation in two variables always represent a line. So linear equation मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, दो वेरिएबल हैं, x and y are two variables. So this equation always represents a straight line. Linear equation in two variable always represents a straight line. लाइन के लिए सबसे पहला कंसेप्ट है या प्रॉपर्टी है लाइन की, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन क्या होता है लाइन का? से ये कोई लाइन है हमारी, लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. तो एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करना है हमें ऐसे, देन दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसके बाद ये इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो हम एंगल क्या देख रहे हैं, एक इधर ये वेक्टर बन गया और एक ये लाइन है हमारी, ये लाइन है. सो इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन की रेंज हमारी होती है 0 से पाई. क्लियर है? जैसे यहाँ पर अभी ये लाइन थी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एंगल 0 है, इंक्लिनेशन इज 0. फिर इंक्लिनेशन बढ़ना शुरू हुआ, वर्टिकल होते ही इंक्लिनेशन हो गया 90. सो अगर लाइन वर्टिकल है उसका इंक्लिनेशन कितना है 90 डिग्री, और फिर आप ऐसे उसे रोटेट करना शुरू करें, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है. फाइनली अब इंक्लिनेशन हमें लगेगा कि क्या भाई 180 हो गया, बट 180 सेम एज 0, तो यहाँ पर 0. अब हम इसको इंक्लिनेशन पाई नहीं कहेंगे, इंक्लिनेशन विल बी 0. और फिर अगर आप आगे रोटेट करोगे तो फिर से लाइन उसी पोजीशन में आ जाएगी. अगर लाइन ऐसे है तो अब मुझे ये वाला एंगल नहीं मेजर करना है ना, ये वाला एंगल नहीं हमें मेजर करना है. क्लियर है? तो ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसने जो बनाया, स्मॉलेस्ट एंगल with the positive direction of x-axis taken in anti-clockwise direction, that is called inclination. So this is not inclination. Inclination क्या है? Simply ये. This is the inclination of the line. तो inclination हमेशा 0 से पाई रहेगा, पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता. वो पाई भी नहीं होगा, अगर पाई होगा तो इसका मतलब inclination is 0. लाइन हॉरिजॉन्टल है. इंक्लिनेशन के साथ अगला जो प्रॉपर्टी आ जाती है लाइन की दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप का मतलब है slope is generally denoted by m, tangent ratio of inclination. Tangent ratio of inclination is called slope when theta is not pi by 2, क्योंकि थीटा जो है टेंजेंट जो है वो पाई बाय 2 के लिए डिफाइंड नहीं है. सो जो आपके पास पहले लाइन का इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन का अगर आप टेंजेंट रेशियो ले लोगे आपको एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन. क्लियर है? तो स्लोप का मतलब है tangent ratio of inclination. When inclination is pi by 2, slope of the line is not defined. तो when inclination is pi by 2, slope of the line is not defined. तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर लाइन आपकी वर्टिकल है, लाइन वर्टिकल है मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये कोई लाइन है. सो इस लाइन की स्लोप डिफाइंड नहीं है. स्लोप इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस लाइन. तो ये आप अपने नोट्स में भी लिख लें, ध्यान रखें इस चीज़ को कि अगर लाइन वर्टिकल है तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड. अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना है 0. एंगल 0 है तो स्लोप भी कितनी हो जाएगी 0. सो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप इज 0. इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड. स्लोप में अगर आपको इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारी लाइन है, दिस इज आवर लाइन, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों एक्स और वाई एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है. इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस,
ए एक्स ई एस, दोनों एक्सिस आ गए यहाँ पर। ए एक्स ई एस का मतलब होता है प्लूरल, एक्सिस का प्लूरल ए एक्स आई एस का। तो इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इट स्लोप इज, तो स्लोप देखें क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप विल बी ईदर 1 और -1, स्लोप विल बी +-1। क्लियर है भाई? कैसे? क्योंकि ये एंगल देखें भाई, ये एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल बना तो ये एंगल 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। इंक्लिनेशन अगर 45 है तो स्लोप क्या हो गई? सो इफ इक्वली इंक्लाइंड लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, तो इंक्लिनेशन क्या दिख रहा है हमें? इंक्लिनेशन इज 45, देयरफॉर स्लोप इज टेंजेंट 45, दैट इज -1, सॉरी टेंजेंट 45 इज 1। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर लाइन कुछ ऐसी हो, यहां भी लाइन ने ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है हमारे, अगर ये दोनों एंगल फिर से बराबर हो, इस केस में इंक्लिनेशन क्या है? दिस इज नॉट इंक्लिनेशन। ये एंगल कितना होगा? 45, थीटा इज 45 अगेन, ये 90 है, ये दोनों बराबर है, आइसोस्केलस ट्रायंगल तो 45, अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 135। So this is inclination. Inclination in this case is 135. Therefore, slope of the line is slope tangent 135, that is -1. So if line is equally inclined to coordinate axis, उसकी slope या तो 1 होगी या फिर उसकी slope -1 होगी। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों पॉइंट्स के लाइन के ऊपर, हमें पता है लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज स्लोप ऑफ ए बी। तो ये आप लोग फॉर्मूला जानते भी, हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे अभी। अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर, लाइन कहीं भी है, ये आगे एक्सटेंड कर दो इसको लाइन सेगमेंट को। सो लाइन सेगमेंट तो ए बी और ये लाइन कंटेनिंग लाइन सेगमेंट ए बी, दोनों की स्लोप सेम है, तो लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी? वाइड। अगर लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है तो स्लोप क्या निकालोगा? y2 - y1 x2 - x1। उल्टा भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, y1 - y2 अपॉन x1 - x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी स्लोप हो गई अगर 2 पॉइंट हमें पता है लाइन के ऊपर। क्लियर है? आफ्टर दिस इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2 एक्सिस हैं हमारे पास, तो 2 इंटरसेप्ट आ जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट and y-intercept. These are the 2 intercepts that a line made on coordinate axis. तो x-intercept क्या होता है? Say this is our line, ये है लाइन। तो लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, से x1, 0 पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? हमेशा 0। तो ये x1 इज द x इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन मीट्स x एक्सिस, सॉरी abscissa of the point where line meets x axis, that is called x intercept. तो x intercept is abscissa of point where line meets x axis. So x coordinate of the point where the line meets x axis is x intercept. Similarly y intercept is, say this point is B, ये क्या होगा? 0, y2 कह देते हैं। So this y2 is the x intercept. So coordinates हैं intercepts, y2 is the x, y2 is the y intercept. So the point y intercept क्या होगा? The point where line meets y axis, ordinate of the point where line meets y axis, that is called y intercept. क्लियर है चीज? y intercept। फिर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज OB क्या है? दिस इज लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट।
और ये ओ ए क्या है, ओ ए इज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो दो चीजें आ गई, एक तो इंटरसेप्ट और एक लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। क्लियर है, इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इफ इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज सेम तो स्लोप लाइन की होगी प्लस या -1। इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज सेम, फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, चलो अगली उसमें देखते हैं। तो ये इंटरसेप्ट क्लियर है, आई थिंक इंटरसेप्ट क्लियर है हमें। नेक्स्ट इंटरसेप्ट और स्लोप का रिलेशन। इफ लेंथ ऑफ both intercepts is same, then slope of the line will be plus minus 1। या तो +1 होगी या -1। देखें एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई अपनी, ओरिजिन है, ये लाइन है। हम कह रहे हैं कि OA और OB इक्वल है। अगर OA OB इक्वल है तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा थीटा हो गया, दोनों बराबर। फिर से वही इक्वली, लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है तो लेंथ सेम है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, देयरफॉर लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्लोप क्या हो गई 1। और दूसरा केस ये हमारा, अगर ऐसे होता है तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा, इधर यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स इंटरसेप्ट और इस पॉइंट से मिलेगा वाई इंटरसेप्ट। दोनों की लेंथ सेम है इंटरसेप्ट की, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगेन दोनों एंगल सेम। इस केस में हमने देखा था दिस इज द इंक्लिनेशन, तो स्लोप क्या हो जाएगी -1। सो इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज सेम देन स्लोप विल बी प्लस -1। दूसरा केस है अगर इंटरसेप्ट सेम होते हैं, इफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट देन स्लोप विल बी -1। तब स्लोप हमारी क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट सेम होंगे मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, जैसे यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे इस टाइप से। तो ये मैं ए डैश ले लेता हूँ, ये बी डैश ले लेते हैं, ये ए डैश। तो यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इस लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं देन आप देख सकते हो लाइन का इंक्लिनेशन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका इंक्लिनेशन क्या है 135, देयरफॉर स्लोप इज -1। तो दो कंसेप्ट बन गए। इफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन इज सेम, इफ बोथ इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन इज सेम देन स्लोप विल बी -1। इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज सेम देन स्लोप विल बी +1 और -1, दो केस आएंगे। सो दिस वाज इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। After this we have equation of line in different forms. Equation of line in different forms. तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन डिफरेंट फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हम लिख ही चुके हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c। उसके बाद सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको क्या दिया जाता है, आपको एक पॉइंट दिया जाता है जहां से लाइन पास करती है और आपको लाइन की स्लोप दे दी जाती है, दैट इज स्लोप इज m। तब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 m × x - x1। अच्छा ये आती कैसे है, एक डेरिवेशन बता देता हूँ, बाकी हम देख लेंगे ऐसे ही। तो ये से कोई पॉइंट है a, x1, y1, सभी डेरिवेशन ऐसे ही आएंगी जितनी भी लाइन की स्लोप होंगी। अब मुझे इसकी स्लोप भी पता है, m पता है, तो ये इसका अगर स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन भी पता है ना, थीटा इज द इंक्लिनेशन। तो देखें आप इस पर कोई जनरल पॉइंट लें लाइन के ऊपर, x, y, लेट p बी एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये x, y क्या है, जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर। अब अगर आप यहाँ से इन्हें ज्वाइन करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ से पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, या ऐसे कह लो P से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की और A से एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये दोनों लाइंस पैरेलल, एक्स एक्सिस और ये लाइन पैरेलल, तो ये दोनों बन गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बना थीटा। अब देखो ये लेंथ देखो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, ये लेंथ बनेगी y - y1 और ये लेंथ बनेगी x - x1। तो y - y1 अपॉन x - x1 ऐसे बन जाएगी ये लेंथ। और ये किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो इस तरीके से आप हर टाइप की इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, ये इसको इसके नीचे ले जाओ, यही बना हुआ है ना। तो ये थी हमारी पहली फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाते हैं, x1 y1 और b is x2 y2, दैट इज लाइन इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अगेन वही करना है जो अभी हमने किया। एक पॉइंट पता है, हमें पता है लाइन की स्लोप क्या होगी, हमने देखा था लाइन की स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अभी हमने निकाला था पिछले उसमें लाइन की स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दिस इज आल्सो स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन ये भी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोनों को कंपेयर कर दो आप, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। तो m की जगह सिर्फ ये आ गया स्लोप। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो हमने स्लोप निकाल ली पिछले क्वेश्चन में या पिछली डेरिवेशन में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की जगह हमने ये स्लोप रख दी। सो दिस वाज आवर सेकंड फॉर्म, पॉइंट्स 2 पॉइंट फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बार आपको क्या दिया जाएगा, आपको लाइन की स्लोप दी जाएगी और एक इंटरसेप्ट दिया जाएगा। इंटरसेप्ट 2 होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो यहां पर आपको दिया जाएगा वाई इंटरसेप्ट। अगर सी वाई इंटरसेप्ट है, इसका मतलब लाइन ने वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है, 0, c पर कट किया है। इफ c इज द y इंटरसेप्ट, इसका मतलब लाइन कहां से पास कर रही है, 0, c से पास कर रही है ना। तो अब आपके पास क्या है, लाइन की स्लोप है और लाइन का एक पॉइंट भी है। तो हम पहली वाली इक्वेशन से पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख दें, क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ जाएगी। y1 क्या है, c, y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0। तो आपको y इंटरसेप्ट दिया था, वहां से हमने उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया कि y इंटरसेप्ट अगर c है तो इसका मतलब लाइन 0, c से पास करती है। तो ये आ गया अपने पास, और यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बन गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको स्लोप दी गई है और इंटरसेप्ट दिया गया है। दिस इज द इंटरसेप्ट। तो ये थर्ड फॉर्म थी अपनी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या दिया जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है आपको, एक्स इंटरसेप्ट इज ए, और आपको वाई इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है इस बार आपको, वाई इंटरसेप्ट इज बी। अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो इसके कोरोस्पोंडिंग एक पॉइंट मिल जाएगा हमें a,0, और वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो इसके कोरोस्पोंडिंग पॉइंट 0,b। तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। इस बार x1 y1 की जगह क्या है, a,0, और x2 y2 की जगह 0,b। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 दैट इज 0 अपॉन x माइनस x1 दैट इज a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बन गई इक्वेशन। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। देखिए क्या बनती है अभी, y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a, ऐसी बन गई इक्वेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, उसे इधर ले आते हैं तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ध्यान रखें जो अपने इंटरसेप्ट होते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ये फॉर्म हम कब लिख रहे हैं, व्हेन x एंड y इंटरसेप्ट्स आर नॉन जीरो। तो जो a और b हैं दे आर नॉन जीरो नंबर्स, तब हम ये फॉर्म यूज करेंगे। अगर a और b में से कोई एक भी 0 हो गया तो देन दिस फॉर्म इज नॉट वैलिड। क्लियर है। तो यहाँ पर x एंड y इंटरसेप्ट्स आर नॉन जीरो, तब आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म।
After double intercept form, we have normal form of the line. Normal form of the line. Fifth form is normal form. नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या दिया जाएगा? से दिस इज द लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन होगी. तो गिवन क्या है? गिवन है हमें P. P is given, that is length of perpendicular from origin on the line. It is given. फिर ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, वो भी गिवन है. तो एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी गिवन है. तो हमें P और अल्फा दो चीजें गिवन है. अब हमें यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकालनी है. लाइन की इक्वेशन आप निकालो तो हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या जाती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. P डिस्टेंस है, पॉजिटिव है, तो इसका ध्यान रखें हमेशा. अच्छा, अल्फा की रेंज यहाँ पर क्या होती है? अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई. अगर लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इफ लाइन इज इन दिस, इस टाइप की लाइन है, तो जब आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये परपेंडिकुलर है. अब जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल अल्फा. क्लियर है? अगर थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है लाइन ऐसे है, तो अब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करेंगे. दिस इज द परपेंडिकुलर. एंगल कौन सा मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये परपेंडिकुलर सिर्फ ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है जो यहाँ से पास कर रही होगी. ठीक है, सिर्फ ये लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर अपना. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी लाइन तो कुछ ऐसी दिखेगी. इस पर परपेंडिकुलर ऐसा होगा. और एंगल कौन सा मेजर करना है हमें? ये वाला एंगल. दिस इज अल्फा. ये हमारा अल्फा होगा. तो अल्फा की रेंज क्या होगी? अल्फा की रेंज 0 से लेकर 2 पाई तक हो जाएगी. क्लियर है? जो लाइन का इंक्लिनेशन था वो था हमारा लाइन का इंक्लिनेशन क्या था? रेंज उसकी 0 से पाई. लेकिन जो अल्फा है, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज बिटवीन 0 to 2 पाई. 0 पर क्लोज, 2 पाई पर ओपन. तो आप ये चीज ध्यान रखें. दिस इज द नॉर्मल फॉर्म. अगर किसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0. ये कोई इक्वेशन है, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ना, ax प्लस by प्लस c. हमें क्या करना है? इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले जो कांस्टेंट है उसे दूसरी तरफ लेके जाओ. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -10. फिर -1 से उसे मल्टीप्लाई भी करो तो -3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. मुझे यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए. अब देखें x का कोफिशिएंट क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x वाज cos अल्फा. और cos अल्फा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 के बीच में होती है. इस तरह y का कोफिशिएंट क्या था? sin अल्फा. और वो भी क्या होना चाहिए? -1 से 1. तो जो यहां पर आपके पास जो कोफिशिएंट है x और y के, उनके स्क्वायर से, दैट इज डिवाइड बाय -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर का रूट. पूरी इक्वेशन को आपको इससे डिवाइड करना है. क्यों डिवाइड करना है? जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो ये जो कोफिशिएंट होगा x का, ये -1 से 1 के बीच में आ जाएगा. तो ये कितना बना हमारा? 5 बना है. तो हमें क्या करना है? -3/5x -4/5y इज इक्वल टू 10/5. अब ये हमारा है cos अल्फा. cos इनवर्स -3/5. तो आप ऐसे लिख लो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू 2. और अल्फा क्या है यहाँ पर हमारा? अल्फा इज टेंजेंट इनवर्स. अल्फा को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स. दोनों को डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 4/3. इस टाइप से. क्लियर है? तो हमें इस फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा. x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस. तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट को लेके जाओ राइट साइड में, फिर कांस्टेंट को करना है पॉजिटिव. अब कोफिशिएंट देखने x और y के कोफिशिएंट आने चाहिए -1 और 1 के बीच में. देयरफॉर डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज कोफिशिएंट. तो इससे ये जो वैल्यू होगी, जैसे -3/5 और -4/5, नाउ इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1.
और ये हमें चाहिए ताकि हम इसे cos अल्फा लिख सकें, तो ये sin अल्फा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस वाज आवर नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में आपको देखो क्या दिया जाएगा। आपको एक पॉइंट दिया जाएगा ए, x1, y1, और आपको लाइन का इंक्लिनेशन भी दिया जाएगा थीटा से। दिस इज द एक्स एक्सिस और ये लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा। अब आपसे कहेंगे कि एट ए डिस्टेंस r फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट a, वो हमने मान लिया x, y, तो जनरल कोऑर्डिनेट है। लाइन की इक्वेशन वो सेम प्रोसेस से आप देख लोगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये थीटा। तो अब ये डिस्टेंस y माइनस y1, ये x माइनस x1, तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज r। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कौन है? r। दिस इज द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब जो वेरी करेगा। जैसे ही आप r चेंज करोगे आपको x और y अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मुझे इस पॉइंट से 1 यूनिट पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए। तो जैसे ही आप r को चेंज करोगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे ना, सभी लाइंस के सब पॉइंट मिलते चले जाएंगे। अगर आप r को आप नेगेटिव साइड पर लेके जाओगे तो इधर वाले मिल जाएंगे। तो r कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्लियर है? तो जब भी आपको डिस्टेंस वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी कि लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे दिया आपको 1,0। दिस इज ए पॉइंट ऑन द लाइन a। अब आपको कहा कि एट ए डिस्टेंस 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम a। तो हम क्या करेंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है आपको a, और हमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम a। तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, से ये a है, तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे। एक P मिल जाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, और नीचे भी एक मिलेगा ना Q एट ए डिस्टेंस ऑफ अगेन 2 यूनिट्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इनके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम। x माइनस x1 क्या है? 1 अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। थीटा कितना है? लाइन का इंक्लिनेशन निकालो। लाइन की स्लोप यहाँ से हमें दिख जाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो, -1 आएगी तो थीटा आ जाएगा 135 डिग्री। तो मैंने इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, m की वैल्यू क्या आई? -1, दैट इज थीटा इज 135। तो cos 135 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू +-2 लिखना है हमें यहाँ पर। +-2 क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट मिलेंगे, ये +2 के लिए मिलेगा और ये -2 के लिए मिलेगा। तो अगर पॉइंट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो उससे नेगेटिव, जो हमने डेरिवेशन यूज किया है। क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों है? से ये पॉइंट A था और ये हमारा पॉइंट P है। तो अब ये डिस्टेंस क्या होगा? y माइनस y1, और ये डिस्टेंस होगा x माइनस x1। लेकिन अगर आप Q कंसीडर करते हो, सेम प्रोसेस। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y1 माइनस y, उल्टा y1 माइनस y, और ये डिस्टेंस x1 माइनस x। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा ना दोनों पर, वो माइनस हम कहाँ ले चलते हैं? इधर ले चलते हैं। तो ये बन गई इक्वेशन x माइनस 1। दोनों पॉइंट कवर हो गए, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। तो x माइनस 1 अपॉन कोस 135 कितना होगा? -1/√2 इज इक्वल टू 2। पहले प्लस ले लेते हैं। y अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई अपनी। x की वैल्यू क्या आई? 1। ये सो तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस √2, और y की वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ √2। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया आपको
1 माइनस रूट टू कोमा रूट टू। अब एक बार माइनस लेके करो तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे और हमारे पैरामीटर की वैल्यू होगी प्लस माइनस आर गिवन होगा आपको कि कितना डिस्टेंस है। क्लियर है? आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। पैरामीट्रिक इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पैरामीटर क्या है? आर, जो चीज वेरी हो रही है। जैसे ही आर चेंज होगा आपको एक्स और वाई अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी। थीटा फिक्स है, x1 y1 फिक्स है, तो ये चीजें हमारी फिक्स थी। सो दिस वाज द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये हमारी कवर हो गई डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अच्छा, अगर लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन इस फॉर्म में है तो इसकी स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है माइनस ए बाई बी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन। आई कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो इसको। बी वाई की वैल्यू क्या है? माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y क्या आ गया? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। सो दिस इज आवर स्लोप माइनस ए बाई बी। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्लोप क्या होगी? माइनस ए बाई बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे लाइन ये है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप क्या होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 4, तो लाइन की स्लोप आ गई 3/4। अब बार बार मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहीं से निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो दो लाइन है हमारे पास, उनकी स्लोप है, एक लाइन की स्लोप है m1, दूसरी लाइन की स्लोप है m2। तो ये कुछ डायग्राम है। अब दो लाइन है, ये L1 है, से ये L2 है। इनके बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे ना, एक ये थीटा होगा तो ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच में दो एंगल बनेंगे, एक थीटा, दूसरा बन जाएगा पाई माइनस थीटा। अब इनमें से एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, या फिर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। दो केस बनेंगे, या तो लाइंस परपेंडिकुलर हो, उस केस में दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90-90। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एंगल एक्यूट बनेगा और दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा। तो हम मान लेते हैं लेट थीटा इज द एक्यूट एंगल। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल है थीटा। L1 और L2 के बीच में एक्यूट एंगल है थीटा। तब हमारे पास रिलेशन क्या आता है? तो आप लोग ये जानते हो, टेंजेंट थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 है। सिंपली टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना है, टेंजेंट a माइनस बी, वो आ जाएगा आपके पास। तो देखें भाई कैसे। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि थीटा इज एक्यूट हियर, थीटा इज एक्यूट, और ये मॉडुलस आना जरूरी है, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, और ये हमारा किसके बीच में रहेगा? ये पॉजिटिव आनी चाहिए ना। ये वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन हमें कैसी चाहिए? पॉजिटिव। तो हमने मोड लगा रखा है इस पर। तो ध्यान रखें थीटा इज एक्यूट, इस फॉर्मूले में थीटा हमारा एक्यूट है। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर लाइन्स पैरेलल हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो उनके बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बी 0। थीटा 0, इसका मतलब टेंजेंट थीटा भी क्या होगा? टेंजेंट थीटा इज 0। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। टेंजेंट थीटा 0, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? m1 इज इक्वल टू m2। So if lines are parallel, then slope will be equal. If lines are perpendicular, अगर lines perpendicular होंगी तो टेंजेंट थीटा किसको अप्रोच करेगा? It will approach to infinity, क्योंकि थीटा तो डिफाइन ही नहीं है, टेंजेंट थीटा डिफाइन नहीं है 90 के लिए। अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को हम देख सकते हैं नॉन जीरो बाई जीरो की फॉर्म में, तो ये कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? 0, तब ये इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा ना। तो 1 प्लस m1 m2 इज 0। दिस इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन। दो रिलेशन मिले हम यहाँ से, पैरेलल लाइंस के लिए और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। नेक्स्ट, तो जो भी एंगल्स के क्वेश्चन होंगे आप हमेशा यहीं से कर लोगे, इसी फॉर्मूले से। कोई भी कर्व है, सब में फाइनली यही लगेगा। डिफरेंशिएशन में भी आप एओडी में जाओगे, टेंजेंट नॉर्मल के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा।
से कोई लाइन गिवन है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है, पैरेलल लाइन, तो आप कैसे लिखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्लोप पार्ट। स्लोप अभी देखा था ना हमने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगी तो उसका स्लोप पार्ट सेम होगा, माइनस a बाय बी। और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या करना है, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आगे इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो एक लाइन गिवन थी, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप पार्ट सेम, बस कांस्टेंट अलग होगा। उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो कोफिशिएंट एक्सचेंज करने हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्या था पहले, a, अब क्या हो गया वो b। कोफिशिएंट ऑफ y पहले क्या था b, अब वो क्या हो गया माइनस a। तो कोफिशिएंट एक्सचेंज करो उनके सिंपली, और एक साइन लगा दो बीच में माइनस का। जैसे लाइन है से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो इसके पैरेलल होगी लाइन, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अच्छा इन्हें थोड़ा सा चेंज कर लें, ये 3x कर लेते हैं 2y, तो ये क्या बन जाएगी भाई 3x प्लस 2y। परपेंडिकुलर के क्या हो जाएगी 2y माइनस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर है। तो कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट यहाँ चला गया, ये कोफिशिएंट यहाँ चला गया, और बीच में आ गया अपना एक माइनस का साइन। एक साइन चेंज करना है सिर्फ, दोनों कोफिशिएंट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ एक का साइन चेंज करना। तो आप हमेशा ये याद रखें कि ये भाई यहाँ पर हमने देखें क्या किया कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर a था तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि अब हमें वो फॉर्मूले नहीं लगाने, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू से 8। ये दोनों लाइंस क्या हैं, दे आर पैरेलल, है ना, क्योंकि इनका स्लोप पार्ट देखो x1 बाय x2 y1 बाय y2 दोनों रेशो सेम आ रही है ना। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, अगर आपके पास दो लाइंस होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइंस हैं तो यहाँ से हमें तीन कंडीशन मिलती थी। कौन कौन सी, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, वो एट इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 देन लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल होंगी। और अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए देन लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओवरलैप कर रही हैं वो, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो ये तीन कंडीशन आपको 10th क्लास में पढ़ा दी गई थी, ये रिवाइज याद रखनी है। इन पर भी कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, यूज होते हैं। तो अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो लाइंस विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट। अगर ये कंडीशन है कि पहली दो रेशो तो सेम है लेकिन तीसरी के बराबर नहीं है तो लाइंस आर पैरेलल, और अगर तीसरी कंडीशन है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन है वो। जैसे 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, अगर आप इन दो लाइंस की बात करो तो देखें दो लाइंस में क्या आ गया, 6/3 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2/1, है ना रेशो बराबर। तो ये क्या है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है और ये भी 2:1 है। देयरफॉर दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये दोनों लाइन सेम ही है, एक ही लाइन है, बस इस इक्वेशन को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी, लाइन चेंज थोड़ा होगी, लाइन तो वही रहेगी। सो दिस वाज एंगल बिटवीन टू लाइंस। पैरेलल लाइन कैसे लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखनी है, ये हमने देख लिया। आफ्टर दिस perpendicular distance of point P x1, y1 from
लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट है कोई हमारे पास P x1 कोमा y1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है हमें इस लाइन से। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है pm। pm क्या होता है भाई? pm इज ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज P1। कैसे निकालना है? लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो तो यहाँ से एक नंबर मिलेगा, इक्वल टू 0 नहीं है ऊपर, सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। और डिवाइड किससे करना है? कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर, ये आ गया, और इनका रूट। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? इसी में अगर हमें इमेज निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, m फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। से m के कोऑर्डिनेट है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा, ले लेता हूं मैं अल्फा कोमा बीटा। तो अगर मुझे ये निकालना हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा माइनस x1 अपॉन ए बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले तो डिस्टेंस निकाला था, अब ये पॉइंट ही निकालना है मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने माना अल्फा कोमा बीटा, तो रिलेशन ये है। कैसे आएगा वो हम देख लेंगे कि भाई ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा। फिर ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करता है, तो या आप ऐसा करो, आपको x1 y1 तो पता ही है, x1 y1 पता है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ से पास करने वाली लाइन लिख दो, फिर इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें अल्फा कोमा बीटा। लंबी प्रोसेस है वो, तो उसी को डिराइव करके ये याद करने के लिए बना लिया हमने फॉर्मूला। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर ये ध्यान रखें, यहाँ पर रूट नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट आता है नीचे, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में रूट नहीं आता। अब आप x1 y1 की वैल्यू डालो और आपको अल्फा मिल जाएगा। अगर बीटा चाहिए तो इन दोनों को कंपेयर कर दो तो आपको बीटा मिल जाएगा। सो दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद इसी में दूसरा है इमेज। अगर P की मुझे इमेज निकालनी हो, इमेज का मतलब है कि एक पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें से x2 कोमा y2, तो इमेज क्या होती है? इफ Q इज द इमेज ऑफ P, देन PQ इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मिरर है लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मिरर है और ये दोनों बराबर होंगे। PQ इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू QM, ये होगा हमारे पास। तो इमेज का मतलब है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करूँ और इतने डिस्टेंस पर, PM डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लूँ Q, देन Q विल बी द इमेज। ये हमारी इमेज होगी ऑफ पॉइंट P इन दिस लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? वैसे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, M आ गया आपके पास, M इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड P, तो इसके L कोऑर्डिनेट मान लो x2 प्लस x1 बाई 2 इज अल्फा, y2 प्लस y1 बाई 2 इज बीटा, तो निकल जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला यही वाला सेम फॉर्मूला बिल्कुल ही, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। यहाँ पर सिर्फ लिखना है आपको इमेज फॉर्मूला, है ना, इतना सा ही चेंज करना है सिर्फ। यहाँ पर लिख देना है इमेज फॉर्मूला, और जब इमेज फॉर्मूला लिख दिया तो यहाँ पर एक हल्का सा चेंज, इसे करो -2, सिर्फ ये। तो सेम है, लगभग सिमिलर है। क्या चेंज आया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ पर 1 था और इमेज में 2 आया। तो ऐसे याद रखो, ये डिस्टेंस 1 है तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आया? 2। ऐसा नहीं है वैसे, डेरिवेशन से आया वैसे अपना। तो इमेज फॉर्मूला हम हमेशा याद रखेंगे। एक पॉइंट आपको गिवन है, उसकी इमेज निकालनी है गिवन लाइन में, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। यहाँ पर आएगा 2। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर्मूले की एप्लीकेशन आ जाएगी हमें। देखें, हमें जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि आपको फॉर्मूले को यूज करना आ जाए। एक छोटी सी लाइन ले लेता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आसान सी लाइन।
इससे आसान लाइन हमारी ठीक है। और अब किस पॉइंट की इमेज निकालनी है, से एक पॉइंट है ए जो इस पर लाई नहीं करता 1,0, इसकी मुझे इमेज निकालनी है। इमेज के कोऑर्डिनेट, इमेज को मैं मान लेता हूँ आई, उसके कोऑर्डिनेट हैं से अल्फा कोमा बीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, बीटा माइनस 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट इसमें पुट कर दें 1 + 0 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1² + 1²। तो ये बना देखो अल्फा -1 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -2 × 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा -1 इज इक्वल टू -2, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1, बीटा इज इक्वल टू -2 आ ही गया। देयरफॉर इमेज क्या है, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए -1, -2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो देखो कितना आसान था निकालना, इमेज फॉर्मूला लगाएं वहां से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो दोबारा एक बार इमेज फॉर्मूला फिर से, अगर पॉइंट है ए x1, y1, इसकी इमेज है आई, उसके कोऑर्डिनेट हैं अगर अल्फा कोमा बीटा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। लाइन मिरर क्या है, मिरर इज ax + by + c, जिसमें हमें इमेज लेनी है। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा -x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा -y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 a अल्फा + b बीटा + c अपॉन a² + b²। ये आ गया हमारे पास इमेज फॉर्मूला। तो ये पॉइंट, अरे सॉरी ये गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर क्या पुट करना था हमें, ax1 + by1 + c, ये हमारे पास इमेज फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, तो अल्फा और बीटा आप यहाँ से निकाल लोगे इमेज फॉर्मूले से। सो हमने एंगल भी कर लिया, इमेज फॉर्मूला भी कर लिया। उसके बाद हम देखें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स A and B with respect to line। दो पॉइंट है, ये कोई लाइन है। अब दो पॉइंट की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ईदर दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, या तो दोनों इस तरफ हो या दोनों इस तरफ हो, या फिर दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, एक इस तरफ है लाइन की और एक इस तरफ है। तो हम कैसे बताएं, आपको दो पॉइंट दे दिए गए और एक लाइन दे दी गई कि बताओ ये पॉइंट सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax + by + c = 0। इनके कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, a के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लाइन सेगमेंट ए बी आ गई आपके पास। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और देखें ये इसको λ/1 की रेशो में डिवाइड कर रही है इंटरनली। अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगी तो लैम्डा मस्ट बी पॉजिटिव। अगर कोई लाइन, एक गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करती है तो जो रेशो आएगी वो पॉजिटिव आएगी हमेशा। और अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं, तो ये कोई पॉइंट आ गया सी, इस लाइन ने ए बी को डिवाइड किया है एक्सटर्नली, तो अब अगर आप इसकी रेशो लोगे देन इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। हम तो रेशो लेके चलेंगे पॉजिटिव वाली कि लेट इट डिवाइड्स, लेट द लाइन डिवाइड्स ए बी इन द रेशो λ/1। हमें नहीं पता इंटरनली किया है एक्सटर्नली किया। अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो डिवीजन इज इंटरनल, अगर लैम्डा नेगेटिव आया देन डिवीजन इज एक्सटर्नल। लैम्डा पॉजिटिव डिवीजन इज इंटरनल, लैम्डा नेगेटिव डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो इसी को यूज करके हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि आप सिंपली ये निकालो by1 + c। ये क्या किया, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लाइन में पुट कर दिए, फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लाइन में पुट कर दो। अब दो केस बनेंगे, या तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, ये पॉइंट दोनों में से कोई भी पॉइंट लाइन पर लाइन नहीं करता, ये तो पहले हम अज्यूम करके चल रहे हैं। या तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, अगर ये पॉजिटिव आई तो ये है सेम साइड पर, सेम साइड ऑफ द लाइन। और अगर ये प्रोडक्ट आई नेगेटिव देन दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। क्लियर है।
तो बहुत आसान है कि यहाँ पर आप इसे दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करें, एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना पोर्शन उठाना है, इसमें पुट करें, कोई नंबर जनरेट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई नंबर जनरेट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन अगर इनकी पॉजिटिव आ गई तो दे आर ऑन द सेम साइड, और अगर नेगेटिव आई तो अपोजिट साइड। तो हम इसे कैसे याद रखते हैं, सेम साइन सेम साइड, क्लियर है, सेम साइन सेम साइड, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं, क्लियर है। तो यहां से आप एक और चीज जो आपको कंसेप्ट ग्रैब करना है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, कोई भी लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, कोई भी लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है कि ये पार्ट, इस पार्ट के जितने भी पॉइंट हैं अगर आप उनको लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो सभी के सभी एक साइन जनरेट करेंगे, सेम साइन। अगर ये सभी साइन जनरेट करेंगे से पॉजिटिव, तो इस रीजन में इस लाइन के लेफ्ट राइट में कह लो आप, जो भी पॉइंट होंगे वो सब क्या साइन जनरेट करेंगे, लेट दे आर जनरेटिंग पॉजिटिव, सभी सेम साइन देंगे। अभी हमने देखा ना, सेम साइड सेम साइन, और इधर वाले पॉइंट अब सब क्या देंगे, वो नेगेटिव साइन देंगे। तो एक लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर देती है, डिवाइड कर देती है, सच दैट एक पार्ट में जो पॉइंट है अगर आप उनको लाइन की इक्वेशन में पुट करते हो देन दे जनरेट सेम साइन, और दूसरे पार्ट में जो पॉइंट है दे विल जनरेट सेम साइन अपोजिट टू दीज पॉइंट्स, क्लियर है। तो हमारे पास दो रीजन आ जाते हैं, एक प्लस प्लस वाला रीजन और एक माइनस माइनस वाला रीजन। हो सकता हो प्लस इधर आ जाए तो माइनस ऑटोमेटिकली इधर आ जाए, क्लियर है। जैसे इसे लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मुझे पॉइंट चेक करना है 1,1 से 1,1 पॉजिटिव आया, इस रीजन में आ गया। मुझे चेक करना है 2,1 पॉजिटिव इधर आ गया। मुझे चेक करना है -2, -1, तो -2, -1 डालो, -2, -1, 1, तो ये कितना आया -2, इसका मतलब -2, -1 कहाँ है, इस तरफ है, इधर नहीं है। अगला पॉइंट से मैं 0, -3 चेक करता हूँ, 0, -3, 0, -3 + 1 ये क्या है, नेगेटिव, तो 0, -3 भी कहाँ पर है, इस तरफ है। -3, 0 भी कहाँ है, इस तरफ है। तो आप पॉइंट को चेक कर सकते हो कि वो इन दोनों में से किस रीजन में लाई करेगा। सो क्लियर है, एक लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक पार्ट वाले साइन एक साइन देंगे, दूसरे पार्ट वाले उसका अपोजिट साइन देंगे। तो ये तो था एक लाइन के लिए। अगर इसी को हम दो लाइन के लिए कर दें शुरू, दो लाइन के लिए चेक करें, अगर हम सेम कंसेप्ट को दो लाइंस के लिए, एक लाइन ने पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दो लाइन पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगी। एक लाइन तो ये है, तो ये क्या साइन दे देगी, से पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया इसने, तो इधर मान लिया मैंने कि इसका ये वाला रीजन है पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला रीजन। दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव साइन। दूसरी लाइन है एक, दिस इज द सेकेंड लाइन। अब ये भी ऐसा ही करेगी, ये भी एक रीजन को पॉजिटिव करेगी, दूसरे को नेगेटिव। मान लेते हैं इधर वाला पॉजिटिव कर दिया इसने, ये रीजन इसका पॉजिटिव वाला है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कैसे होगा। तो ये सारा पॉजिटिव वाला रीजन आ गया ना, ये सब पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इधर वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव रीजन आ गया। अब आप देखोगे आपके पास चार रीजन आ गए। ये रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज नेगेटिव नेगेटिव, जिसमें दोनों नेगेटिव है। और इसके अपोजिट जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, देखो यहां पर ये भी पॉजिटिव था ना, ये हमारा पॉजिटिव रीजन है, ब्लैक के कोरोस्पोंडिंग, ब्लैक लाइन का ये पॉजिटिव वाला रीजन है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव के जस्ट अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रीजन। ये रीजन देखो आप, ये रीजन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ना। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके वर्टिकली अपोजिट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। तो चार रीजन बन गए। ये आईडी मान लो आप, रीजन की आईडी कि माइनस माइनस आईडी, प्लस प्लस आईडी, प्लस माइनस और माइनस प्लस आईडी। तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट हैं अगर आप उनको लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, इफ यू पुट देम इन द इक्वेशन ऑफ लाइन,
तो ब्लैक वाली में पुट करोगे पॉजिटिव देंगे और रेड वाली में पुट करोगे तो वो नेगेटिव साइन जनरेट कर देंगे। क्लियर है? तो इस रीजन के पॉइंट्स को अगर आप दोनों लाइंस की इक्वेशन में पुट करोगे तो वो दोनों नेगेटिव साइन जनरेट करेंगे। इस रीजन के पॉइंट्स को अगर आप लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो एक्सप्रेशंस आएंगे उनके साइन क्या होंगे, एक के पॉजिटिव और दूसरी एक्सप्रेशन के नेगेटिव साइन आएंगे। क्लियर है? तो दो लाइन एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं और ये उनकी साइन कन्वेंशन है इस तरीके से। सो दिस वाज पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन और लाइंस। इस पर एडवांस में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इन बिटवीन ये कंसेप्ट यूज होता है, मेंस में भी अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। सो हमने देख लिया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, तो एक लाइन के लिए तो हमने देख ही लिया था, एक लाइन के लिए हमने पढ़ ली बहुत सी बातें। अब फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारे पास फैमिली है पैरेलल लाइंस की। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली में लोग सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि उनमें ब्लड रिलेशन है, उनके पूर्वज सेम है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म ए फैमिली। तो उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है ना। तो ऐसे ही लाइंस, पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होंगी? जिनकी स्लोप सेम होगी, सेम स्लोप। तो ये सारी लाइंस दे फॉर्म ए पैरेलल ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। इनकी इक्वेशन कैसे दिखेगी? से y = 2x + c टाइप की है ना, इस टाइप की। इनका स्लोप सेम होगा, स्लोप सबका कांस्टेंट है ना, स्लोप सबका 2 है। जैसे ही आप c चेंज करोगे लाइंस अलग अलग आपको मिलती रहेंगी। जैसे अगर आप c को 0 रख दो तो ये लाइन आ जाएगी, अगर आप c को 1 रखोगे तो इस टाइप की लाइन, c को 2 रख दो, c को -1 रख दो तो ये लाइन आ जाएगी, -2 पर ऐसे लाइन आ जाएंगे। तो वो आपको फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। सो ये थी फर्स्ट फैमिली हमारी, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिलीज जो इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ लाइंस passing through the intersection of two given lines। तो वो फैमिली देखनी है विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस। वो कौन सी फैमिली होगी हमारे पास? फैमिली देखें भाई, डायग्रामेटिकली देखते हैं पहले। डायग्रामेटिकली कैसी होगी वो फैमिली कि 2 लाइन गिवन है आपको, 2 लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज 2 लाइन्स, ये है L1 से, ये है L2 और ये दोनों मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर, पैरेलल नहीं है, मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर। अब मुझे वो सब लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो ये भी एक फैमिली बन गई, ये भी एक फैमिली बन गई ना। फैमिली क्यों बनी है? एक कॉमन प्रॉपर्टी है सबके पास, क्या है कि वो सभी इस पॉइंट से तो पास कर रहे हैं। लाइन सभी की स्लोप अलग अलग है, सबकी स्लोप अलग अलग है भाई, लेकिन सब की सब इस पॉइंट से तो पास कर ही रही हैं। क्लियर है चीज? सो ये पॉइंट ऐसे L1 और L2 का इंटरसेक्शन आ गया A अल्फा, बीटा। सो ये वो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू A फिक्स पॉइंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, प्रूव दैट, एक कर्व की इक्वेशन दी होगी आपको, प्रूव दैट दिस कर्व पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो इसका मतलब फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट है। तो हम देखेंगे अभी कैसे निकालते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन टू दिस फैमिली। अब इस कर्व की इक्वेशन कैसे लिखे हम? देखो ये कर्व कंसीडर करो आप, L1 + लैम्डा टाइम्स L2 = 0। ये कोई कर्व है ना, कोई इक्वेशन तो आई गई है। L1 की इक्वेशन ले लेता हूं मैं। L1 की इक्वेशन है भाई a1x + b1y + c1 = 0 और L2 की इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों लाइंस आ गई। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आपको ऐसे दिखेगा, a1 + a2 लैम्डा टाइम्स x + b1 + b2 लैम्डा टाइम्स y + c1 + c2 लैम्डा। तो ये कोई इक्वेशन है हमारे पास। अगर ये इक्वेशन है तो ये कोई कर्व रिप्रेजेंट करती है ना। कोई इक्वेशन है तो कोई ना कोई कर्व तो रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हमारे पास से sin x है,
हमने ये तो एक एक्सप्रेशन लिख दी y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है ना, इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने अलजेब्रिकली लिखा और ये हमने लिख दिया डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी। तो हर इक्वेशन कोई ना कोई कर्व रिप्रेजेंट करती है, एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट सम कर्व। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब मैं प्रूव करूंगा कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? देखो ये पॉइंट ए L1 पर भी है, तो जब मैं इसे अल्फा बीटा यहां पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा। L1 में पुट करेंगे A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इज 0। तो जब मैं इसे यहां पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, इस तरह ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस लैम्डा टाइम 0 इज 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी एक्सप्रेशन है ये ए पॉइंट से पास कर रही है। क्लियर है? ये जो मेरी एक्सप्रेशन है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। सेकंड इज, जब मैंने इसको और थोड़ा एनालाइज किया तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, x पावर 1 y पावर 1 और कांस्टेंट। अगर ये लीनियर इक्वेशन बन रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइंस। तो ये क्या है? ये एक लाइन है और ये ए से पास कर रही है, तो ये इन सभी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज लाइंस। रिप्रेजेंटेटिव कैसे है? जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे आपको इस कर्व की अलग अलग लाइंस मिलती चली जाएंगी। सो दिस इज द इक्वेशन टू द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गई फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन। अब अगर मुझे इस फैमिली की कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक कंडीशन दे दी जाएगी से मुझे इस फैमिली की वो लाइन चाहिए जिसकी स्लोप 1 है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से स्लोप निकालो। स्लोप क्या है? स्लोप कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज अगर मुझे इस फैमिली की वो लाइन चाहिए जिसकी स्लोप 1 है तो मैं यहां से स्लोप निकालूंगा। स्लोप होगी माइनस A1 प्लस A2 लैम्डा अपॉन B1 प्लस B2 लैम्डा, और इसको किसके इक्वल पुट कर दूंगा? 1 के। A1 A2 B1 B2 तो पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। वो वैल्यू आप यहां पर रख दो तो सीधी आपको इस फैमिली की वो लाइन मिल जाएगी जिसकी स्लोप क्या है? 1 यूनिट। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें भैया एग्जाम्पल देखें। लाइन है हमारे पास से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं। अब इनके इंटरसेक्शन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन्स की इक्वेशन या फैमिली ऑफ लाइन्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा इज ए पैरामीटर हेयर। लैम्डा चेंज होगा तो अलग अलग लाइन्स आती रहेंगी। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन्स। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस फैमिली। जैसे लैम्डा चेंज करोगे अलग अलग आपको लाइन मिलती रहेंगी इस फैमिली की। अब मुझे वो चाहिए दैट लाइन ऑफ दिस फैमिली हुज स्लोप इज 1, स्लोप 1। तो मैं यहां से स्लोप निकाल लेता हूं। स्लोप क्या आ जाएगी मेरी? पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई, सॉरी ये 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसकी स्लोप निकालो। स्लोप क्या होगी यहां से? माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। और मुझे स्लोप कितनी चाहिए? स्लोप मुझे चाहिए 1, तो इसे 1 के इक्वल रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। -1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा। तो ये बना 5 लैम्डा इज इक्वल टू -2 और 5 लैम्डा -2। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज -2/5। अब लैम्डा की ये वैल्यू आप यहां पर रख दो -2/5, यू विल गेट ए लाइन। वो कौन सी लाइन होगी? जो ए से पास भी कर रही होगी और जिसकी स्लोप 1 होगी। तो इस टाइप की पहले क्वेश्चन है, पहली कैटेगरी ये है क्वेश्चंस की। तो जब भी आपको ऐसी कोई लाइन दें कि आपको ऐसे कोई लाइन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कहें कि प्रूव दैट इट पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए बी सी में कोई रिलेशन होगा, तो अभी हम आगे देखते हैं। चलो, तो पहली कैटेगरी ये है क्वेश्चंस की, आपको फैमिली ऑफ लाइंस बनाने को कहेंगे, फिर उस फैमिली की कोई पर्टिकुलर लाइन मांग लेंगे। से इस फैमिली की वो लाइन निकालो जिसका x इंटरसेप्ट 1 हो।
इस फैमिली की वो लाइन जिसका x इंटरसेप्ट 1 हो। तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? टू फाइंड x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करेगी, और x एक्सिस को कहां कट करती है? जहां पर y 0 होता है। तो जब भी आपको x इंटरसेप्ट निकालना हो, y को 0 कर दो, a1x प्लस c1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस c1/a। तो ये x इंटरसेप्ट है आपका। अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x को 0 कर दो, y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द y इंटरसेप्ट। तो यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर लेते हैं। मुझे इस फैमिली की वो लाइन चाहिए जिसका x इंटरसेप्ट 1 हो। x इंटरसेप्ट 1 हो तो देखें कैसे निकालें भाई। x इंटरसेप्ट निकालें, यहां से x इंटरसेप्ट कैसे आएगा? y को 0 करो, तो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। x की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस, ये हमारा 2 लैम्डा था, 1 प्लस 2 लैम्डा, और ये हमें कितना चाहिए? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा से, फिर से करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? ये -1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें। और सोल्व करोगे आप तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी जिसमें हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा 1। क्लियर है? तो हमने x इंटरसेप्ट 1 निकाल लिया। अगर आपको x इंटरसेप्ट -1 चाहिए तो आप लोग वो भी निकाल सकते हो, x इंटरसेप्ट -1। अगर x इंटरसेप्ट -1 निकालना है देखो, तो हम इसे क्या कर देंगे? -1 पुट कर दें, ये क्या जाएगा? -2 लैम्डा, माइनस से कटा, लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 0। अगर आप लैम्डा को 0 कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगी। लाइन क्या मिलेगी? x प्लस वाई, यही वाली लाइन मिल गई ना। और इसी लाइन का x इंटरसेप्ट आप देखोगे क्या है? -1 है। y को 0 करो, x इंटरसेप्ट क्या है? -1 है। तो अगर लैम्डा 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली लाइन है। कई बार ऐसा होगा कि लैम्डा इनफाइनाइट आ जाएगा, दोनों तरफ से लैम्डा मिलेगा ही नहीं आपको। तो उस केस में जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, अच्छा एग्जांपल है भाई, फाइंड द, इस फैमिली की हमें वो लाइन निकालनी है, फाइंड द लाइन ऑफ दिस फैमिली whose slope is -2/3. Find that line of this family whose slope is -2/3, जिसकी स्लोप -2/3 है। तो हम स्लोप निकालें, यहाँ से स्लोप हमने निकाली थी, -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 6 लैम्डा। यहाँ से क्या मिला मुझे? 6 लैम्डा तो कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। अरे ये कैसे पॉसिबल है? विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब लैम्डा क्या है? इनफाइनाइट। लैम्डा अगर इनफाइनाइट है तो ये लाइन आपकी आंसर है। तो जब भी आपको फैमिली ऑफ लाइंस में ऐसी सिचुएशन मिले कि 3 इज इक्वल टू 2 आ जाए, इसका मतलब लैम्डा रियल नहीं है। लैम्डा रियल नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन है आपकी, दिस लाइन इज योर आंसर। सो आंसर इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। इसी की स्लोप क्या है? -2/3 है। तो या तो लैम्डा 0 आएगा, अगर लैम्डा 0 आएगा तो ये लाइन आंसर है। अगर लैम्डा आ गया, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों तरफ में लैम्डा इनफाइनाइट अगर ऐड कर दूं तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अगर लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसे इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। लेकिन आप सोच सकते हो, याद रख सकते हो इसके लिए। तो आप लॉजिक से अपना याद रखें भी, जो सही लॉजिक है, अगर ऐसा आया इसका मतलब है जो लाइन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज द आंसर। तो आवर आंसर इज 2x प्लस 3y प्लस 5। तो घबरा मत जाना अगर कभी ऐसा आ जाए कि लैम्डा नहीं मिला। लैम्डा नहीं मिला तो आंसर कौन सी लाइन है? दिस लाइन इज द आंसर। सो ये थे हमारे टाइप 1 प्रॉब्लम जो फैमिली ऑफ लाइंस पर पूछे जाते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम देखिए, टाइप 2 प्रॉब्लम जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको दिया जाएगा एक पैराबोला दे देंगे, सिंपल स्टैंडर्ड पैराबोला या एलिप्स दे देंगे, कोई भी कर्व दे देंगे और कहेंगे कि ए कोड ऑफ दिस कर्व पासिस, प्रूव दैट ए कोड ऑफ दिस कर्व ऑलवेज पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए
कि दिस लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से करते हैं। टाइप 2 में देखिए, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ax plus by plus c is equal to 0 where a b c belongs to ap passes through a fixed point and find that fixed point। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और जो इसके कोफिशिएंट होंगे वो अननोन होंगे, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट अननोन होंगे। फिर ये आपसे कहेंगे कि नाउ उन कोफिशिएंट्स में आपको कोई रिलेशन भी दे देंगे, जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया गया है एपी कि ए बी सी आर इन एपी। अब हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। लाइन तो वेरिएबल है लेकिन हमेशा फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स है। ये वो लाइन्स है ना जो है तो वेरिएबल लेकिन ऑलवेज पासिस थ्रू दिस फिक्स पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक वेरिएबल हटाओ। b की वैल्यू क्या होती है, a प्लस सी बाई टू, बी को हटा लेते हैं, ax प्लस ए प्लस सी बाई टू टाइम्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a कॉमन लें, x प्लस वाई बाई टू प्लस सी भी कॉमन ले लो, ये बनेगा y बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0। a से डिवाइड करो तो ये देखो क्या आया, x प्लस वाई बाई टू प्लस सी बाई ए टाइम्स वाई बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखें क्या ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन बन रही है भाई, क्या ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन कैसी थी, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में देख पा रहा हूं कि दिस इज L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमें यही करना है, दैट L1 इज लेमडा टाइम्स L2, हमें यही प्रूव करना है। हमें उस इक्वेशन को रीअरेंज करना है L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 की फॉर्म में। तो क्या हम यहाँ पर ये L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 कर पा रहे हैं। देखिए क्या ये L1 है प्लस इसको मैं कह दूं लेमडा और ये बन जाए L2 इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना ये। और ये क्या है, दिस इज ए फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो हमारे पास दो लाइन आ गई, L1 क्या आई, x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और L2 क्या है, y बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं और ये लाइन और ये क्या है, ये तो ये दो लाइन्स हैं। ये है फैमिली ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। और वो फिक्स पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन। दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन निकालो, ये तो आसान है सोल्व करनी। y की वैल्यू क्या आ गई, -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई टू आ गया। y की वैल्यू रख दें तो ये क्या बन जाएगा 1। तो द फिक्स पॉइंट इज 1, -2। सो ये है टाइप 2 प्रॉब्लम। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी जिसमें कुछ अननोन होंगे, उन अननोन्स के बीच में आपको एक रिलेशन दिया जाएगा और आपसे कहेंगे दिस लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट। हम क्या करेंगे, इनमें से एक अननोन हटा देंगे, इन तीनों में से एक अननोन हटा देंगे। जैसे हमने b हटा दिया, आप a और c भी हटा सकते थे। फिर आपको दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। यहाँ पर एक कंप्लीट लाइन, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म है, ये है L1 और एक ही है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ और छोड़ना भी नहीं है हमें। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई। a से डिवाइड कर लो ताकि आपको एग्जैक्टली इस फॉर्म में दिखे। तो a बाई सी, हमने c बाई ए को कह दिया लेमडा, तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। दिस इज द टाइप 2 प्रॉब्लम। सो ये था हमारा फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक। फैमिली ऑफ लाइंस के बाद हमारे पास है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी फॉर 3 लाइंस, कि 3 लाइन कंकरेंट कब होंगी। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। दो लाइन तो हमने बात की थी कि दो लाइन यूनिक पॉइंट पर काटेंगी। कंकरेंट का मतलब होगा कि 3 लाइन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इन्हें हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस। 4 भी कर सकती हैं तो वो भी कंकरेंट होंगी। 2 से ज़्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट पर मीट करती हैं देन दे आर कंकरेंट लाइंस। तो आपके पास है 3 लाइंस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0. These are three lines और हमें प्रूव करना है कि ये थ्री लाइन्स हमारी कंकरेंट हैं. These three lines are concurrent. तो कैसे करें भाई डिटरमिनेंट लिखने हमें a1 कैसे करना है. वैसे जनरल क्या होगा, इन दोनों को सोल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा अल्फा कोमा बीटा. दो लाइन को सोल्व करो, वहां से मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा. अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा. इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, आपको कंडीशन मिल जाएगी. क्लियर है. तो लेकिन इस कंडीशन को याद रखना मुश्किल है, डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखते हैं. a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. ये डिटरमिनेंट बनाओ कोफिशिएंट से. a1 b1 c1 अगली रो, a2 b2 c2 अगली, a3 b3 c3. अगर ये हो गया, so if these three lines are concurrent then determinant is 0. If L1 L2 and L3 are concurrent then this determinant will be 0. अगर ये concurrent है तो ये determinant 0 होगा. लेकिन vice versa may not be possible. vice versa मतलब if the determinant is 0 does that mean that the lines are always concurrent? No, ऐसा नहीं जरूरी है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तब लाइंस कंकरेंट हो. से अगर तीनों लाइंस हमारी पैरेलल हो गई, x प्लस वाई प्लस 1 2x प्लस 2y प्लस 3 और 4x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0. ये तीन लाइंस हैं, पैरेलल हैं तीनों. देखो भाई स्लोप इसकी -1 -1 -1 पैरेलल है. अगर आप इसका डिटरमिनेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 2 2 3 और 4 4 10 ऐसा डिटरमिनेंट बन जाएगा. बनाए डिटरमिनेंट 1 1 1 फिर 2 2 3 4 4 4. ये देखो दोनों कॉलम सेम है. अगर दो कॉलम हमारे सेम है तो डिटरमिनेंट क्या है, 0. मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पता है. If any two rows or any two columns of a determinant are same, identical, then the determinant is 0. तो ये determinant तो 0 है, लेकिन lines क्या है, these three lines are parallel, they are not concurrent. तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, इन तीन लाइंस में से एक दो जगह अननोन डाल देंगे, कोई लैम्डा डाल देंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, दैट लाइंस आर कंकरेंट. क्वेश्चन कैसा होगा, से अब मैं यहाँ पर लैम्डा डाल दूँ और ये ऐसे करते हैं लाइन और यहाँ पर भी लैम्डा डाल देते हैं. तो ये तीन लाइन है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दे आर कंकरेंट. क्वेश्चन क्लियर है कि तीन लाइन आपको दे देंगे, उसमें एक अननोन है लैम्डा और कहेंगे लाइंस आर कंकरेंट. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमें अभी भी वही करना है, डिटरमिनेंट बनाए 2, ये 1 हो गया. तो दोबारा बना लेता हूं मैं डिटरमिनेंट 1 लैम्डा 1 2 1 3 एंड 4 1 लैम्डा. इसको आप 0 पुट करेंगे, यहां से लैम्डा की कुछ वैल्यू आ जाएंगी. जो आपकी वैल्यू आ गई उसको आप लाइन में पुट कर दो वैल्यूज को. अगर उसके लिए लाइंस पैरेलल आ जाती हैं तो वो वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे. अगर पैरेलल नहीं आती है देन दैट वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड. जैसे आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, देखो क्या आएगी वैल्यू, उसको यहाँ पुट करो लैम्डा लैम्डा. तो यहीं पर चेक करना है हमें कि अगर ये लाइन कहीं इसके पैरेलल ना हो जाए या इसके पैरेलल ना हो जाए. ये दो तो पैरेलल है ही नहीं. तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है और तीसरी इसके पैरेलल ऐसे हो जाए तो अभी भी ये कंकरेंट नहीं हुई ना. ये दो नॉन पैरेलल हैं, ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन क्या पता ये दो हमारी इंटरसेक्टिंग ना हो. जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ना, तब ये कंकरेंट नहीं रहेंगी. करना क्या है, फाइंड द डिटरमिनेंट, सॉल्व द डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. उन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं हो रही हैं. अगर वो पैरेलल हो रही हैं रिजेक्ट दैट वैल्यू, अगर पैरेलल नहीं हो रही हैं देन दैट इज योर आंसर. तो ये था हमारा कंडीशन ऑफ कंकरेंसी. कंडीशन ऑफ कंकरेंसी के बाद लास्ट आर्टिकल है हमारे पास, अगला आर्टिकल है एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइन.